नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड नाउ। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल। दुनिया भर की बड़ी खबरों के साथ, वो खबरें जिनका सीधा असर दुनिया के हर एक देश पर होता है, हर मुल्क पर होता है, भारत पर भी होता है। देश की बड़ी खबरों से आप दिन भर रूबरू होते हैं, लेकिन दुनिया की बड़ी खबरों को जानना भी बहुत जरूरी है, जो आपकी और हमारी जिंदगी पर सीधा इंपैक्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं उन बड़ी खबरों को जो वर्ल्ड नाउ में आज हम आपको बताने वाले हैं। वर्ल्ड नाउ में बात करेंगे सबसे पहले सुपर पावर को दहलाने की साजिश की, यानी अमेरिका में एक बहुत बड़े आतंकी हमले की प्लानिंग की जा रही थी। ऐसा आतंकी हमला जिससे पूरा अमेरिका हिल जाता। नए साल के जश्न के दौरान पटाखों की जगह धमाके की प्लानिंग की जा रही थी। अमेरिकी एफबीआई ने इसका बहुत बड़ा खुलासा किया है, जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। क्या प्लान बनाया गया था, एफबीआई ने क्या जानकारी दी है, एफबीआई ने इसको कैसे क्रैकडाउन किया, कैसे खुलासा किया, इसके बारे में बात करेंगे। 4 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है जो इस पूरे प्लान को अंजाम दे रहे थे। वो बाकायदा हथियारों की टेस्टिंग, धमाकों की टेस्टिंग भी कर रहे थे और लगातार उनकी प्रैक्टिस भी जारी थी इस आतंकी हमले को लेकर, जिसकी ड्रोन फुटेज एफबीआई ने जारी की है। जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, कैसे एक्सप्लोजिव ये लोग लगातार ओपन एरिया में टेस्ट कर रहे थे। ये 4 तस्वीरें सामने आई हैं। इनके पूरे ऑपरेशन को डिकोड करेंगे, साथ ही बताएंगे आखिर क्यों इस प्लान को अंजाम देना चाहते थे, मकसद क्या था, किस संगठन से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं और ये मामला खतरनाक क्यों है। क्या वजह है कि अमेरिका में रहकर भी ये अमेरिका के खिलाफ हो गए, आतंकी बन गए। इसके बाद बात करेंगे वेनेजुएला को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के प्लान की। अमेरिका वेनेजुएला में काफी लंबे वक्त से तनाव है और अक्सर आप ये खबर सुनते रहे होंगे कि डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला पर हमला करने वाले हैं, लेकिन वेनेजुएला पर अभी तक अमेरिका ने हमला नहीं किया है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि कुछ तो बड़ा होने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला पर ड्रग तस्करी का आरोप लगाकर कैरेबियन सी पर स्ट्राइक करते हैं और मादुरो को सत्ता से हटाना चाहते हैं। इसके साथ अब ट्रंप अमेरिका का ऐतिहासिक तरीका अपनाने की कवायद में है। ट्रंप ठीक वैसा ही प्लान बना रहे हैं जो सालों पहले जॉर्ज बुश ने सीरिया और इराक के लिए बनाया था। डोनाल्ड ट्रंप कैसे वेनेजुएला को घुटनों पर लाने की तैयारी कर रहे हैं, खासकर वहां के शासक मादुरो को, यह भी आपको डिटेल से बताएंगे, और क्यों जॉर्ज बुश की लाइन पर वो चल रहे हैं, से क्या फायदा अमेरिका को होने वाला है। फिर आपको बताएंगे रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग की, जिसे लेकर पीस मेकर ट्रंप ने दावा किया है कि डील अब लगभग फाइनल वाली फेज में है, यानी दोनों देशों ने सहमति दे दी है और 4 साल से जारी जंग अब रुक सकती है। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा क्यों किया है, इसके बारे में बात करेंगे। इसके साथ ही बात करेंगे जेलेंस्की कुछ शर्तों पर मान गए हैं। उन्होंने नेटो में शामिल नहीं होने की बात कही, लेकिन इसके बदले में उन्होंने एक बहुत बड़ी शर्त रख दी है। जेलेंस्की अब खुद नेटो में शामिल होने से मना कर रहे हैं, जो पहले शिद्दत से चाहते थे, लेकिन अब वो कॉम्प्रोमाइज वाली सिचुएशन में है। लेकिन इसके बदले उन्होंने कुछ ऐसा मांगा है जिस पर शायद पुतिन सहमत ना हो, रूस इस पर अग्री ना करे। क्या है यह मांग, बताएंगे आपको, और पीस डील में कितना प्रोग्रेस हुआ है। बात करेंगे ताजा मीटिंग की भी जो बर्लिन में हुई है, उसमें क्या अपडेट्स आए वो भी आपके सामने रखेंगे। और उसके बाद बात करेंगे एक ऐसे इलाके की जिसे बर्फिस्तान के नाम से जाना जाता है। अगर आपको दिल्ली एनसीआर और उत्तर भारत में अगर ठंड महसूस हो रही है तो ये खबर आपको नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि सर्दियों में यहां का तापमान -65 से 70 डिग्री तक भी पहुंच जाता है। दूध यहां लीटर में नहीं, इंच में बेचा जाता है। आप बेशक सुन के इसे चौंक रहे होंगे, लेकिन ऐसा सच है। यहां सर्दियां 2-3 महीने नहीं बल्कि 9 महीने के करीब रहती है। तो -65 डिग्री में लोग कैसे सर्वाइव करते हैं, कैसे जीते हैं। दुनिया का सबसे ठंडा शहर इसे क्यों कहा जाता है, आपको इस सबसे ठंडे शहर में भी ले चलेंगे जो अब जम चुका है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं वर्ल्ड नाउ। वर्ल्ड नाउ में सबसे पहले बात अमेरिका की। अमेरिका को आतंकी हमले से दहलाने की प्लानिंग सामने आई है, जब पूरी दुनिया साल 2025 को अलविदा कहने की तैयारी कर रही है और 2026 के स्वागत की तैयारी में डूबी है। ठीक उसी वक्त अमेरिका के लॉस एंजल्स में एक खौफनाक साजिश रची जा रही थी। आतिशबाजियों की गूंज के बीच बम धमाकों की आवाज सुनाने की तैयारी, यानी कि एक आतंकी हमले की तैयारी। खुशियों के माहौल को मातम और चीख पुकार में बदलने का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया था। जैसे ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में बॉन्डाई बीच पर हुआ, वैसे ही बड़ी घटना को अंजाम देने का इरादा अमेरिका में भी किया जा रहा था। अमेरिका में 9/11 के बाद बड़े आतंकी हमले की तैयारी हो रही थी, लेकिन अमेरिकी खुफिया एजेंसी और एफबीआई के
मुस्तैदी और सटीक नेटवर्क ने वक्त रहते इस प्लान पर पानी फेर दिया और इनको धर दबोचा। अमेरिका की अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी ने बड़ा खुलासा किया है। बताया है कि एफबीआई ने लॉस एंजल्स में न्यू ईयर्स ईव पर बम धमाका करने की साजिश को नाकाम किया है। इस सिलसिले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये चारों लॉस एंजल्स में तबाही मचाने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। अटॉर्नी जनरल बॉन्डाई के मुताबिक अमेरिका को दहलाने की साजिश पूरी तरीके से फेल हो गई है। इस ऑपरेशन का नाम मिडनाइट सन रखा गया था। कैलिफोर्निया में 5 जगहों पर बम धमाके की साजिश की गई थी। आतंकियों के निशाने पर आम भीड़ भाड़ वाली जगहें थी, जैसे कि इजराइल में अटैक हुआ था, जैसा कि पहलगाम में अटैक हुआ था, जैसे बॉन्डाई बीच पर अटैक हुआ था। ठीक इसी तर्ज पर खासकर अमेरिकी सरकारी एजेंसियों को टारगेट करने की फिराक में थे। गिरफ्तार संदिग्धों का मकसद इमिग्रेंट्स एजेंट्स की गाड़ियों को उड़ाना था। यह हमला जान लेने के लिए नहीं बल्कि बड़ा संदेश देने के लिए प्लान किया गया था। इमिग्रेशन एजेंट्स को निशाना बनाने का मतलब है कि यह साजिश कहीं ना कहीं अमेरिका की आव्रजन नीतियों से प्रेरित है। नए साल की 12 बजे 2 अमेरिकी कंपनियों को निशाना बनाने का प्लान किया गया था। यह घटना दक्षिण कैलिफोर्निया के लॉस एंजल्स और आसपास के इलाकों में होनी थी। हालांकि एफबीआई अभी इस एंगल पर गहराई से जांच कर रही है कि क्या यह कोई डोमेस्टिक टेररिज्म का मामला है या इस संगठन के तार विदेशों से भी जुड़े हुए हैं। अमेरिकी अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डाई और एफबीआई डायरेक्टर काश पटेल ने इसे मैसिव और हॉरिफिक आतंकी साजिश बताया है और कहा है कि एफबीआई की समय पर कार्रवाई से कई जानें बचा ली गई हैं। आतंकवादियों ने आईईडी के परीक्षण विस्फोट भी किए थे और 12 दिसंबर को सुदूर मोजावे रेगिस्तान का दौरा किया था। यह मोजावे रेगिस्तान की तस्वीर आप देख रहे हैं और अमेरिका ने अपने जो उनके सर्विलांस ड्रोन हैं, MQ-9 रीपर जैसे ड्रोन, उससे इस विजुअल को कैप्चर किया है और इसमें कुछ लोगों का समूह आपको दिखेगा। जो विजुअल यहां पर दिख रहा है उसमें आप देखेंगे कुछ एक्सप्लोजिव ले जाते हुए, कुछ टेस्ट करते हुए लोग इसमें नजर आएंगे। ये जानकारी अमेरिकी खुफिया एजेंसी की तरफ से दी गई है। और ये जो इलाका देख रहे हैं ये मोजेव रेगिस्तान का इलाका है, जहां एक कार लगी हुई है, कुछ सामान बिखरे पड़े हैं, कुछ चीजों को ढक कर रखा गया है और यहां पर एक्सप्लोजिव बनाया जा रहा है और उसको टेस्ट किया जा रहा है। यह जानकारी अमेरिकी खुफिया एजेंसी की तरफ से दी गई। मोजेव रेगिस्तान में बम बनाने की सामग्री, जरा फुल स्क्रीन तस्वीर आपको दिखाते हैं। जांच और परीक्षण भी यहां पर की गई, इसका फुटेज एफबीआई ने सामने रखा है। इसने बम बनाने की सामग्री, रसायन और योजना भी दस्तावेज बरामद हुए हैं। जांच में पीवीसी पाइप, केमिकल जैसे पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर पाउडर, फ्यूज सामग्री और दूसरी चीजें भी बरामद हुई हैं जो इसमें इस्तेमाल की गई थी, जो आईईडी बनाने के लिए अमूमन यूज की जाती हैं। 8 पन्नों में बम हमले की प्लानिंग की गई थी, जिसका पर्दाफाश हो गया है और एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया गया है। इस हमले को प्लान करने वाले संदिग्धों को पिछले हफ्ते लॉस एंजल्स के पूर्व में स्थित रेगिस्तानी शहर लूसर्न वैली से गिरफ्तार किया गया। एफबीआई के मुताबिक आरोपी फार लेफ्ट, प्रो पैलेस्टाइन, एंटी गवर्नमेंट और एंटी कैपिटलिस्ट विचारधारा से जुड़े हुए हैं। अब जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उनके बारे में भी डिटेल्स जान लेते हैं। ये जो लोग इस मामले में गिरफ्तार किए गए हैं, पहला नाम है आंड्रे इलिन कैरोल, कस्टडी में है, पूछताछ की जा रही है। साजिश के तार इनसे जुड़े हुए हैं। जाचरी एरन पेज ये भी गिरफ्तार हुए हैं, इनकी भी जांच की जा रही है, पूछताछ की जा रही है। टीना लाई ये भी इन कस्टडी है, पूछताछ की जा रही है। और डांटे गैफील्ड ये भी गिरफ्तार किए गए, कस्टडी में है और अब इनसे भी पूछताछ की जा रही है। यही वो 4 नाम हैं जिन्हें एफबीआई ने अरेस्ट किया है आतंकी साजिश बनाने के मामले में। इन चारों के पोस्टर्स भी जारी कर दिए गए हैं, वीडियोस भी जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा ऑर्लियंस में एक 5वें व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया है जो इस ग्रुप से जुड़ा हुआ था लेकिन अलग हमले की योजना बना रहा था। आरोपी लोकल कोर्ट में पेश किए जाएंगे जहां न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। आरोपियों के पास से ऑपरेशन मिडनाइट सन नाम का दस्तावेज पहले से मौजूद था जिसमें कहा गया था कि बैकपैक बम को एक ही समय में कई स्थानों पर लगाया जाएगा। अब यह ऑपरेशन मिडनाइट क्या प्लान किया गया था इसको भी हम आपको बताते हैं। ऑपरेशन मिडनाइट के तहत नए साल के जश्न के दरमियान धमाके की साजिश की गई थी और ऑपरेशन मिडनाइट कोड नेम है। मिडनाइट का मतलब आधी रात,
सन मतलब विचारों में नया सवेरा, यानी कि आधी रात को एक बड़ा धमाका, यानी नए साल की शुरुआत को अराजकता में बदलने का संदेश। ऑपरेशन का मकसद था बड़े पैमाने पर आतंक फैलाना। इसे आरोपियों ने अपनी धमाके की योजना के लिए बनाया था। नए साल की रात कैलिफोर्निया में विस्फोट करने का मकसद था और 5 अलग अलग जगहों पर एक साथ बम लगाने की योजना थी और इसे एक साथ धमाका करने की योजना थी। इस योजना के लिए एक 8 पेज का दस्तावेज भी बनाया गया, जिसमें धमाकों के वक्त, जगह और तरीके को विस्तार से बताया गया। धमाकों को आतिशबाजी की आवाज में छिपाने का भी विचार था ताकि शुरुआती अलर्ट ना हो सके। आरोपियों ने आईईडी बनाना सीखा था। वो पीवीसी पाइप, फ्यूज, रासायनिक सामग्री जुटा रहे थे। मुजावे डेजर्ट में अभ्यास भी किया गया था ताकि बम बनाने और विस्फोट की पूरी तैयारी हो सके। आरोप यह भी है कि ये चरमपंथी समूह से जुड़े थे जिसका नाम है टर्टल आइलैंड लिबरेशन फ्रंट, एक दक्षिणी कैलिफोर्निया में सक्रिय चरमपंथी समूह। अटॉर्नी जनरल के मुताबिक खुद को टर्टल आइलैंड लिबरेशन फ्रंट बताने वाला ग्रुप इस हमले की तैयारी कर रहा था। इसका नाम टर्टल आइलैंड के नाम पर पड़ा है। ये टर्टल आइलैंड लिबरेशन फ्रंट जो है, इसका नाम टर्टल आइलैंड के नाम पर रखा गया, जिसका इस्तेमाल कुछ अमेरिकी मूल निवासी करते हैं। टीआईएलएफ एक उग्रवादी ग्रुप है, यानी कि चरमपंथी समूह है। ये लोग सरकार और बड़ी कंपनियों के खिलाफ, यानी कि बेसिकली एक कैपिटलिस्ट के खिलाफ है। ये पूंजीवाद के खिलाफ खड़े होते हैं और संघर्ष करते हैं। इनका मानना है कि कंपनियां और सरकार लोगों और प्रकृति को नुकसान पहुंचा रही हैं। ये लोग हिंसक तरीके अपनाते हैं, जैसे कि बम धमाके या बाकी खतरनाक तरीके, ताकि सरकार और बड़ी कंपनियों को क्लियर मैसेज दिया जा सके, उनको बड़ा नुकसान पहुंचाया जा सके। ये बड़े शहरों में लोगों को डराने और नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी करते हैं, चूंकि ये पूंजीवाद विरोधी मानसिकता के होते हैं। टीआईएलएफ की विचारधारा जो है वो पूंजीवाद विरोध, सरकारी विरोध और पर्यावरणवादी बताई जाती है। इनका मकसद अमेरिका की सत्ता और औद्योगिक शक्ति को कमजोर करना है। इस ग्रुप को आतंकवादी गतिविधियों में फेडरल एजेंसियों ने निशाना बनाया। सोशल मीडिया और सीक्रेट माध्यमों से अपनी प्लानिंग शेयर करते हैं, लेकिन अब ये एफबीआई कहते चल चुके हैं। ये लोग सोचते हैं कि सरकार और बड़ी कंपनियां आम लोगों का शोषण करती है, दोहन करती है और सिर्फ अपने फायदे में काम करती है। इसलिए ये लोग सरकार और बड़ी कंपनियों को लड़ाई में हराना चाहते हैं। ये अपने आप में ऐसे लोगों का समूह मानते हैं जो धरती और प्रकृति को बचाना चाहते हैं और पूंजीवाद के खिलाफ असली आजादी की लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस लड़ाई में हिंसा, धमाके, प्लानिंग, हत्या का सहारा लेते हैं, जो कि सरासर गलत है और आतंकवाद की श्रेणी में आता है। अमेरिका में ऐसे समूहों पर बहुत निगरानी होती है क्योंकि उनकी गतिविधियां समाज में डर पैदा कर सकती हैं। कई लोगों की जान को खतरा हो सकता है। हाल ही में पकड़े गए लोगों का इस ग्रुप से संबंध था। ये लोग नए साल की रात कई जगहों पर बम धमाका करना चाहते थे ताकि ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अटॉर्नी जनरल पॉम बांडी ने बेहद सख्त लहजे में कहा कि आज हमने एक बड़ी त्रासदी को रोक लिया है। जो लोग ये सोचते हैं कि हमारे कानून प्रवर्तन अधिकारों को निशाना बनाकर हमें डरा सकते हैं, वो गलतफहमी के शिकार हैं। हम अपने देश और अपने अधिकारियों की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। उन्होंने एफबीआई और स्थानीय पुलिस की तारीफ करते हुए कहा कि अगर आज ये गिरफ्तारी नहीं होती तो लॉस एंजल्स में नए साल की सुबह का मंजर बेहद भयावह हो सकता था। इमिग्रेशन एजेंट्स को टारगेट करने की योजना दर्शाती है कि अपराधी अमेरिकी सिस्टम पर सीधा हमला करना चाहते थे। लेकिन सवाल यह है कि ये एजेंसीज के हत्थे कैसे चढ़े, ये एफबीआई की नजर में कैसे आए, इनका प्लान लीक कैसे हो गया और एफबीआई ने इन पर शिकंजा कैसे कस दिया। ये गिरफ्तारी दरअसल रातों रात नहीं हुई है। एफबीआई और होमलैंड सिक्योरिटी के एजेंट्स इस पर कई दिनों से काम कर रहे थे। पिछले कुछ हफ्तों से इन संदिग्धों की हर हरकत पर नजर रखी जा रही थी। संदिग्धों को लगा था कि खुफिया तरीके से प्लान बना रहे हैं, बम बनाने और हमले की योजना बनाने में सफल हो रहे हैं, लेकिन बातचीत और ऑनलाइन गतिविधियों को इंटरसेप्ट किया जा रहा था। एफबीआई को इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के जरिए इनपुट्स मिल रहे थे। लॉस एंजल्स के कुछ इलाकों में कोऑर्डिनेटेड अटैक की बात चल रही थी, जिसे इंटरसेप्ट कर लिया गया था। उसी ग्रुप से ही कम्युनिकेशन की गलती ने एफबीआई को लीड दे दी। एजेंसियों को पता चला कि हमले की तारीख न्यू ईयर ईव तय की गई है। उन्होंने तुरंत कार्रवाई का फैसला किया और ऑपरेशन के तहत लॉस एंजल्स के अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की गई, जिसके बाद इन 4 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से विस्फोटक सामग्री मिली है। इसका विस्तृत ब्यौरा अभी सुरक्षा कारणों से सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन अधिकारी बता रहे हैं कि खतरा वास्तविक और गंभीर था।
लॉस एंजल्स की एक घटना याद दिलाती है कि त्योहारों और जश्न के मौकों पर आतंकी तत्व सबसे ज्यादा सक्रिय होते हैं, क्योंकि उस समय भीड़ ज्यादा होती है, सुरक्षा बलों का ध्यान बटा हुआ होता है। लेकिन इस बार एफबीआई की इंटेलिजेंस ने आतंकियों को मात दी। चारों गिरफ्तार आरोपी से फिलहाल किसी अज्ञात लोकेशन पर पूछताछ चल रही है। एफबीआई ये जानने की कोशिश कर रही है कि कहीं इस साजिश के तार दुनिया के किसी और देश से तो जुड़े नहीं हैं। क्या उन्हें हथियार या फंड कहीं और से तो मुहैया नहीं कराए गए थे? बहरहाल अमेरिका ने फिलहाल राहत की सांस ली है, क्योंकि एक बड़ा खतरा टल गया है। लेकिन नए साल के जश्न से पहले अब सुरक्षा और बढ़ानी होगी। इस खुलासे के बाद लॉस एंजल्स पुलिस विभाग, LAPD और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने शहर की सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया है। लॉस एंजल्स और आसपास के पसाडेना में होने वाली मशहूर रोज परेड और रोज बाउल गेम को देखते हुए पहले ही सुरक्षा चाक चौबंद थी, लेकिन अब इसे और ज्यादा प्रूफ कर दिया गया है। इसके अलावा मेट्रो स्टेशन, शॉपिंग मॉल्स और उन जगहों पर जहां नए साल का जश्न मनाया जाएगा, वहां पर भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। वहां डॉग स्क्वाड डिप्लॉय किया गया है और बम निरोधक दस्तों को भी डिप्लॉय किया गया है। ये जो तैयारी हो रही थी वो ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी के खिलाफ थी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इमिग्रेशन पॉलिसीज को बहुत ज्यादा सख्त किया है। पिछले कुछ समय से इमिग्रेशन इसलिए अमेरिका में एक बेहद संवेदनशील और राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है। बॉर्डर पेट्रोल और इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट के एजेंट्स अक्सर तनावपूर्ण माहौल में काम करते हैं। इस साजिश ने यह चिंता बढ़ा दी है कि क्या अब सरकारी कर्मचारी भी सीधे तौर पर आतंकियों के निशाने पर हैं, क्योंकि हमलावरों के निशाने पर आइस के एजेंट्स ही थे। हमलावरों का निशाना आइस क्यों है, ये भी जानने की जरूरत है, क्योंकि आइस एजेंट्स ही वो लोग हैं जो अवैध प्रवासियों की पहचान करते हैं। कस्टम और सीमा सुरक्षा इनके हाथ होती है। इमिग्रेशन कानून लागू करने में इनका जिम्मा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये इसके बाद संदिग्धों की गिरफ्तारी करते हैं, डिपोर्टेशन प्रक्रिया को पूरा करते हैं और अवैध प्रवासियों को अमेरिका से बाहर भेजते हैं, फर्जी दस्तावेजों पर कार्रवाई करते हैं, मानव तस्करी रोकते हैं और ड्रग्स वेपन नेटवर्क को तोड़ने का काम करते हैं। आइस अमेरिका की सीमा और कानून पुलिस की तरह ही है, जो इमिग्रेशन नियमों और सीमा सुरक्षा को लागू करवाते हैं। वो अवैध तरीके से देश में आने वालों को पकड़ते हैं और गैर कानूनी गतिविधियों को कंट्रोल करते हैं। हालांकि आइस की सख्ती और उनके अधिकारों का दुरुपयोग अक्सर विवादों में रहा है। कई बार निर्दोष लोगों की गिरफ्तारी, मानवाधिकारों का हनन और अत्यधिक सख्ती यानी कि टॉर्चर की खबरें सामने आई हैं, जिसकी वजह से आइस की आलोचना भी हुई। ये ट्रंप की नीतियों को बेसिकली लागू करवाने का काम करते हैं। ट्रंप ने पहले कार्यकाल में सख्त इमिग्रेशन पॉलिसी लागू की थी, जिसमें सीमा दीवार, ट्रेवल बैन और बड़े पैमाने पर निर्वासन। और 2025 के दूसरे टर्म में उन्होंने इन नीतियों को और कड़ा कर दिया, क्योंकि उनका कहना है अमेरिका फर्स्ट, मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा, जनता की सुरक्षा, टैक्स पेयर्स का पैसा बचाना। अमेरिका में ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी काफी सख्त और कठोर है, खासकर अवैध आव्रजन और कुछ प्रकार के कानूनी इमिग्रेशन पर। इसमें कई बड़े और नए बदलाव किए गए हैं। क्या है वो बदलाव, आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सीमा सुरक्षा की। दक्षिणी सीमा पर आपातकाल इन्होंने घोषित किया हुआ है। मैक्सिको की बॉर्डर पर फिर से दीवार बनाई जा रही है। कोई भी बिना कागज के नहीं घुस सकता है। CBP-1 ऐप को बंद कर दिया गया था, जो शरणार्थियों के लिए अपॉइंटमेंट बुकिंग करता था। कैच एंड रिलीज प्रक्रिया खत्म कर दी गई। इसे अवैध प्रवेश 50 सालों में पहली बार घटा है। डिपोर्टेशन की बात की जाए तो बड़े पैमाने पर निर्वासन अभियान चलाया गया। अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा डिपोर्टेशन अभियान चलाया गया और इसकी वजह से आइस एजेंट्स की संख्या बढ़ाई गई और उनकी ताकत में और इजाफा कर दिया गया। इसके बाद लाखों लोगों को अमेरिका से निकालकर बाहर कर दिया गया, उनके मूल देश भेज दिया गया। शरण और मानवीय राहत, शरण आवेदनों पर यानी कि शरणार्थियों पर सख्ती कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। टेम्पररी प्रोटेक्टेड स्टेटस को सीमित कर दिया है। क्यूबा, हैती, निकारागुआ, वेनेजुएला में पैरोल प्रोग्राम खत्म कर दिया है और शरणार्थी कोटा 2026 के लिए घटाकर 7,500 तक सीमित कर दिया है। इसके अलावा 19 ऐसे देश हैं जहां से अमेरिका में ट्रैवल बैन कर दिया गया है, यानी कि वो लोग अमेरिका में घुस ही नहीं सकते। इसके साथ ही नागरिकता पर भी ट्रंप ने सख्ती बढ़ाई है। जैसे ग्रीन कार्ड, नागरिकता और अन्य इमिग्रेशन आवेदन बंद किए हैं। फैमिली के जरिए ग्रीन कार्ड पाना मुश्किल है। H-1B जैसे वर्क वीजा पर सख्त नियम लागू किए गए हैं और भारी भरकम फीस लगाई गई। अमेरिका में पैदा होने वाले बच्चों को भी अमेरिकी नागरिकता नहीं मिलेगी, यह भी साफ कर दिया है।
गैर स्थायी निवासी माता पिता के बच्चों को नागरिकता खत्म करने की कोशिश है। ट्रंप प्रशासन ने नया प्रोग्राम शुरू किया है जिसे गोल्ड कार्ड कहा जाता है। अगर कोई बहुत पैसा निवेश करेगा तो ही वो अमेरिका में रहने का हक पा सकता है। इसके अलावा वीजा बैन संबंधी कुछ नियम भी लागू किए हैं। कुछ विकासशील देशों से प्रवेश निलंबित, आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर बैन लगाया गया है। रिवर्स माइग्रेशन करने की योजना है। कानूनी तरीके से भी आना पहले से बहुत मुश्किल हो गया है। ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी का मकसद था अमेरिका की सीमाओं को सुरक्षित करना, अवैध आव्रजन को रोकना और अमेरिकी नागरिकों के हितों को प्राथमिकता देना। लेकिन ये पहले से पॉलिसी अब बहुत ज्यादा स्ट्रांग कर दी गई है। मानवाधिकार समूहों, शरणार्थियों और विदेशियों के लिए कड़ी कर दी गई और अब इसकी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। अब अमेरिका में अमेरिका के लोग ही वहां के सरकार के खिलाफ आतंकी साजिश की प्लानिंग कर रहे हैं। यह घटना अमेरिका के लिए वेकअप कॉल है। अमेरिका को चेतना होगा अगर वो ऐसी गतिविधियों को रोकना चाहते हैं। और ये खतरे की घंटी दुनिया के सुपर पावर कहे जाने के लिए अमेरिका के लिए। वरना में आगे बढ़ते हैं, आज की दूसरी खबर की बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। अमेरिका और वेनेजुएला में तल्खी तनाव और जंग की तस्वीर। जी हां, वेनेजुएला से तनाव के बीच अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा ऐलान किया है जिसके बाद यह माना जा रहा है कि वो एक युद्ध शुरू कर सकते हैं। लेकिन यहां एक और सवाल है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या इतिहास खुद को दोहरा रहा है? जिस तरह कभी इराक पर हमले की पटकथा लिखी गई थी, आज वैसे ही संकेत वेनेजुएला की ओर इशारा कर रहे हैं। क्या अमेरिका एक बार फिर डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स के नाम पर एक देश के अंदर सैन्य दखल की राह पर चल पड़ा है? इसे समझने के लिए हमें चलना होगा साल 2003 में। चलिए थोड़ा सा टाइम ट्रैवल करते हैं, चलते हैं 2003 और देखते हैं इराक के समय में तत्कालीन अमेरिकी सरकार ने क्या किया। साल 2003 इराक, तब आरोप था कि सद्दाम हुसैन के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। दुनिया ने युद्ध देखा था, तब कहा गया था कि सद्दाम हुसैन के पास सामूहिक विनाश के हथियार है। ट्रंप प्रशासन का एक कदम ड्रग तस्कर और कातिल के खिलाफ तेजी से सख्त होती भाषा और नीति का नया संकेत माना जा रहा है। तो वो जो आरोप लगाया गया, एलिगेशन लगाया गया कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के हथियार मौजूद हैं इराक के पास। WMD क्या है? WMD बड़े पैमाने पर लोगों को मारने के लिए WMD यानी कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। हथियारों के इस्तेमाल से लाखों की आबादी एक साथ में साफ की जा सकती है, मौत के घाट उतारा जा सकता है। इसमें परमाणु, रासायनिक और जैविक हथियार जो हैं वो आते हैं, उनकी कैटेगरी इसमें आती है। हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम जैसी तबाही होती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर यानी कि कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किया जिसमें फेंटेनाइल को औपचारिक रूप से वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन यानी कि विनाशकारी हथियार घोषित कर दिया है। ठीक वैसे ही जैसे इराक के टाइम पे 2003 में सद्दाम हुसैन के रिजीम में किया गया था। अब व्हाइट हाउस में एक कार्यक्रम के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के दुश्मन जानबूझकर फेंटेनाइल को देश तक पहुंचा रहे हैं ताकि अमेरिकियों को मारा जा सके। ये वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। उन्होंने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका के दुश्मन फेंटेनाइल की तस्करी का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि वो अमेरिकियों को मारना चाहते हैं। आज मैं अपने देश को इस घातक जहर से बचाने के लिए एक और ऐतिहासिक कदम उठाने जा रहा हूं। ट्रंप प्रशासन पहले ही ड्रग तस्करों को नार्को आतंकवादी कह चुका है और कई लैटिन अमेरिकी ड्रग कार्टेल्स को विदेशी आतंकी संगठन घोषित कर चुका है। प्रशासन का दावा है कि यह संगठन सिर्फ मुनाफे के लिए नहीं बल्कि अमेरिका को अस्थिर करने के इरादे से काम करते हैं। नया आदेश संघीय एजेंसी को निर्देश देगा कि वो अवैध फेंटेनाइल और उसके प्रीकर्सर केमिकल्स को खत्म करने के लिए कोऑर्डिनेटेड एक्शन लें। अब इसको आसान भाषा में समझिए। फेंटेनाइल का सबसे ज्यादा तस्करी का एलिगेशन वेनेजुएला पर लगाते हैं और वेनेजुएला पर एलिगेशन ट्रंप ये लगाते हैं कि वही अमेरिका में सप्लाई करता है और फेंटेनाइल को वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन करार दे दिया गया है। और ये संघीय एजेंसी को नया आदेश दिया गया है कि अवैध फेंटेनाइल उसके केमिकल्स को खत्म करने के लिए कोऑर्डिनेटेड कार्रवाई करें, यानी कि आप एक्शन ले सकते हैं। तो सारा कंट्रोल WMD के नाम से
अमेरिका के पास आ गया और अमेरिका इस सो कॉल्ड WMD को खत्म करने के लिए जो चाहेगा वो करेगा। खासकर उस फेंटनाइल पर जो मेडिकल के तौर पर वैध रूप में प्रयोग होता है। मौजूदा अमेरिकी कानून के मुताबिक वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन वो हथियार होते हैं जो जहरीले रसायनों, जैविक एजेंट्स या रेडिएशन के जरिए बड़े पैमाने पर नुकसान लाते हैं, गंभीर चोट पहुंचाते हैं या फिर मौत बरसाते हैं। इसमें बम, मिसाइल और अन्य विस्फोटक डिवाइस भी शामिल हैं। राष्ट्रपति अकेले इस परिभाषा को नहीं बदल सकते, लेकिन राजनीतिक और सैन्य कार्रवाई का रास्ता जरूर खोल सकते हैं। फेंटनाइल को लेकर ट्रंप प्रशासन पहले ही मैक्सिको और चीन पर टैरिफ बढ़ाने जैसे कदम उठा चुके हैं। इसके अलावा कैरेबियन और पैसिफिक में ड्रग तस्करी के शक में नावों पर सैन्य हमले किए गए हैं, जिन पर मानवाधिकार संगठनों ने सवाल भी उठाए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को शायद इससे बहुत फर्क पड़ता नहीं है। अब अमेरिका वेनेजुएला पर क्या एक्शन ले सकता है, अभी जानिए कि अभी हुआ क्या है, उसके बाद इस सवाल का जवाब भी जानेंगे। 2 सितंबर 2025 एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया गया। वेनेजुएला के एक नाव पर हमला किया गया। नाव पर सवार सभी 11 लोगों की मौत हो गई। 15 और 16 सितंबर 2025 2 और नाव पर हमला किया गया, जिसमें 2 लोग मारे गए, 3 लोग मारे गए, माफ कीजिएगा। 19 सितंबर 2025 वेनेजुएला के जहाज को फिर निशाना बनाया गया, इसमें भी 3 लोगों की जान चली गई। इसे काइनेटिक स्ट्राइक बताया गया। 3 अक्टूबर 2025 अमेरिका ने नाव पर फिर हमला किया, जिसमें 4 लोगों की जान चली गई। 16 अक्टूबर 2025 मादक पदार्थों की तस्करी करने वाली संदिग्ध नाव पर हमला किया गया, इसमें 6 लोगों की जान चली गई। 10 नवंबर 2025 पूर्वी प्रशांत महासागर में 2 संदिग्ध नावों पर हमला किया गया। आरोप लगाया गया कि ये नाव जो है वो ड्रग्स लेकर जा रहे थे और इस हमले में 6 लोगों की जान चली गई। यानी कि ये एस्केलेशन लैडर इसे कहते हैं। आप ये एस्केलेशन लैडर आपने देखा होगा जब भारत और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था। कोई भी जंग सीधे शुरू नहीं होती है, ये एस्केलेशन लैडर पर जाती है, और जब एस्केलेशन लैडर में टॉप पर पहुंचते हैं उसके बाद एक तरह से जंग की शुरुआत हो जाती है। तो अमेरिका का ये बार बार हमला करना और मादुरो का बार बार जवाब देना, ये भी अमेरिका और वेनेजुएला में एक तरह से एस्केलेशन में जैसे हालात हैं। ट्रंप प्रशासन ने हाल ही में वेनेजुएला के तेल टैंकरों को जब्त करना शुरू कर दिया। दिसंबर 2025 में अमेरिकी नौसेना ने वेनेजुएला के तट के पास से एक बड़े ऑयल टैंकर को कब्जे में लिया, जिससे निकोलस मादुरो भड़क गए क्योंकि उनके सरकार पर प्रेशर बढ़ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ये ड्रग तस्करी और फेंटनाइल यानी कि घातक ड्रग के खिलाफ एक्शन है। वेनेजुएला कह रहा है कि आप हमारी पेट पर लात मार रहे हो, आपने हमारा मुख्य व्यवसाय हिट किया है। अमेरिका ने कैरेबियन सागर में कई नावों और जहाजों पर हवाई हमले किए हैं, इसमें दर्जनों लोग मारे गए। ट्रंप ने फेंटनाइल को मास डिस्ट्रक्शन वेपन भी घोषित कर दिया है और लैटिन अमेरिका में जमीनी हमले यानी ग्राउंड स्ट्राइक्स जल्द शुरू होने की तस्दीक मिल रही है। अमेरिकी नौसेना के बड़े युद्धपोत वेनेजुएला के करीब तैनात कर दिए गए, जिसे कई विशेषज्ञ सैन्य दबाव की रणनीति बता रहे हैं। कई विश्लेषक कह रहे हैं कि ट्रंप नार्को टेररिज्म को बहाना बना रहे हैं, जैसे बुश ने इराक में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का इस्तेमाल किया। असल मकसद वेनेजुएला का तेल और मादुरो को सत्ता से हटाना हो सकता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप मुझे लगता है ऐसा चाह रहे हैं कि मादुरो के ऊपर इतना प्रेशर बढ़ा दिया जाए कि वो खुद ही देश छोड़कर किसी और देश में जाकर शरण ले लें और राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए। इसके बाद मारिया मचाडो जो विपक्ष की नेता हैं, जिन्हें इस बार नोबेल पुरस्कार दिया गया है नोबेल पीस प्राइज की तरफ से, उनको वहां पर सेंटर में लाया जा सकता है। अभी नॉर्वे में थी और अमेरिकी एजेंसीज ने ऑपरेशन करके उनको वेनेजुएला से निकालकर नॉर्वे पहुंचाया था। खैर, इस कहानी को किसी और दिन डिकोड करेंगे, लेकिन फिलहाल ट्रंप और मादुरो पर रहते हैं। कहा जा रहा है मादुरो ने ट्रंप को चेतावनी दी है कि अगर कोई हमला अमेरिका ने किया तो फिर यहां पर खून की नदियां बहेंगी। ट्रंप कह रहे हैं पुर्टो रिको में अमेरिकी विमान को तैनात कर दिया गया है। तो क्या ट्रंप हमला करने वाले हैं? क्योंकि अमेरिका पूरी तैयारी कर चुका है। F-18 सुपर हॉर्नेट और KC-135R टैंकर विमान तैनात कर दिए गए। अमेरिकी सैन्य गतिविधियां और तैनाती भी तेज देखी जा रही है। एयरक्राफ्ट कैरियर करीब समेत वहां पर 15,000 सैनिकों की तैनाती की गई। ट्रांसपोर्ट विमान लगातार उड़ान भर रहे हैं। सैन्य तैनाती इंटेलिजेंस ड्रिवन ऑपरेशंस का हिस्सा है, ये यूएस का कहना है। लेकिन ट्रंप बार बार वार्न कर रहे हैं
अमेरिका वेनेजुएला में जमीन पर भी कार्रवाई कर सकता है। उन्होंने कहा कि हम जमीन पर हमला करने की ओर बढ़ रहे हैं। अगर ईमानदारी से कहूं तो और भी आसान ऑपरेशंस कर सकते हैं। एक्सपर्ट कहते हैं कि अमेरिका के पास न तो पूरा समर्थन है और न ही लॉजिस्टिक्स। ये ज्यादा दबाव और आर्थिक सैन्य कार्रवाई तक सीमित रह सकता है, लेकिन तनाव चरम पर है और एक छोटी सी गलती इस इलाके में एक बड़ा युद्ध छेड़ सकती है। ट्रंप के इस अभियान की तुलना 2003 के इराक युद्ध से की जा रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि 2003 में अमेरिका ने दावा किया कि इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन के पास WMD है और तब जाकर इराक को इन्वेड कर दिया था अमेरिका में। सेम एलिगेशन जो है वो वेनेजुएला पर अमेरिका ने लगाया है। लेकिन जहां तक मेरा अनुमान है, ऐसा लग रहा है अमेरिका इतना प्रेशर बढ़ाना चाहता है जिससे मादुरो खुद वेनेजुएला छोड़कर भाग जाएं, निर्वासन में चले जाएं और उसके बाद अमेरिका वेनेजुएला को कंट्रोल करे। बात करते हैं रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग की, जिसने अब उम्मीद लगाई जा रही है कि ये वॉर शायद रुक जाए और दुनिया राहत की सांस ले 4 साल के बाद। आपको याद होगा पीस मेकर ट्रंप ने जंग रोकने के लिए पीस प्लान तैयार किया था, जिससे यूक्रेन को एतराज था और कहा गया था कि ये रूस के हित में है। जिसके बाद यूक्रेन पर दबाव बनाने की कोशिश अमेरिका की तरफ से की गई, लेकिन यूरोपीय देशों की सपोर्ट की वजह से ट्रंप की प्रेशर टैक्टिक्स नाकाम हुई और जेलेंस्की डटे रहे। इसके बाद उस प्लान को संशोधित किया गया। यूक्रेन के साथ अमेरिका की कई दौर की बातचीत हुई और अब एक ऐसा दावा किया गया है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। अमेरिका की तरफ से दावा किया जा रहा है कि पीस प्लान पर 90% सहमति बन गई है और जल्द ही जंग रुक सकती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मुझे लगता है कि हम अब जंग रोकने के लिए पहले से कहीं ज्यादा करीब हैं। उन्होंने बताया कि जेलेंस्की के साथ साथ ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, नेटो के बहुत सारे नेताओं से उनकी लंबी और बहुत अच्छी बातचीत हुई है। उन्होंने बयान दिया कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की और कई यूरोपीय नेताओं के साथ भी मीटिंग हुई है। व्हाइट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए ट्रंप ने जोर देकर कहा कि अमेरिका को यूरोपीय देशों से बहुत मजबूत समर्थन मिल रहा है। इसमें जर्मनी, फ्रांस, इटली, ब्रिटेन, पोलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड और नीदरलैंड भी शामिल हैं। बर्लिन में 2 दिन के गहन बातचीत के बाद ये पॉजिटिव रिस्पांस आया है और अब लग रहा है कि कम से कम कुछ काम बन रहा है और जल्द ही ये वॉर अपने सीजफायर के दौर में पहुंचेगा। बर्लिन में अमेरिकी, यूरोपीय और नेटो नेताओं की बैठक हुई। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भी आ रहे। इन चर्चाओं का मकसद था युद्ध खत्म करने के लिए एक ठोस समाधान, एक रास्ता ढूंढ निकाला। हालांकि क्षेत्रीय नियंत्रण को लेकर मतभेद अब भी बड़ी बाधा है। ट्रंप ने क्या दावा किया है, सबसे पहले ये नजर डालते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन शांति समझौते को लेकर कहा है कि अब हम पहले से ज्यादा करीब हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया है कि हम जो ठानते हैं उसे पूरा करके रहते हैं और लगता है कि लक्ष्य को हासिल हम करने वाले हैं। राष्ट्रपति पुतिन के साथ बातचीत के बाद अब लक्ष्य के काफी करीब हम जाना चाह रहे हैं और बहुत सी जानें बचा सकते हैं। इस वक्त रूस समझौता करना चाहता है। यूक्रेन भी कभी हथियार डालने पर विचार कर सकता है, कभी तैयार होता है, कभी नहीं भी होता है। रूस और यूक्रेन को एक ही पेज पर लाना सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि पुतिन और जेलेंस्की एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं। दोनों एक दूसरे से बहुत नफरत करते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ट्रंप के स्पेशल एनवॉय स्टीव विटकॉफ और राष्ट्रपति के दामाद जेरेड कुशनर से लगातार दूसरी दिन बातचीत की है। यह बातचीत ट्रंप की शुरुआती प्रस्ताव पर आधारित थी, जिसका मकसद था युद्ध को खत्म करना। यूरोपीय नेताओं और अमेरिका ने मिलकर यूक्रेन को मजबूत सुरक्षा गारंटी देने पर सहमति जताई। यूरोपीय नेताओं ने प्रस्ताव दिया है कि शांति समझौते को लागू करने के लिए एक बहुराष्ट्रीय फोर्स तैनात की जाएगी। यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी का मुद्दा शांति योजना में सबसे संवेदनशील हिस्सा बना हुआ है। गौरतलब है कि अभी तक यूक्रेन नेटो में शामिल होने की बात पर अड़ा था, हालांकि अब उसने अपनी ये जिद छोड़ने के संकेत दिए हैं। यह अमेरिकी समर्थित मजबूत सुरक्षा गारंटी का हिस्सा होगा। अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को नेटो के आर्टिकल 5 जैसी सुरक्षा की गारंटी दी जा सकती है, यानी एक पर हमला तो सब पर हमला माना जाएगा। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा है कि इस प्रस्ताव में अमेरिकी सैनिकों को सीधा यूक्रेन में भेजे बिना सुरक्षा सुनिश्चित करने की बात कही गई है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप के दूतों और यूक्रेनी नेतृत्व के बीच सुरक्षा गारंटी और क्षेत्रीय मुद्दों पर काफी मतभेद दूर कर लिए गए हैं। अमेरिका ने यह भी साफ किया है कि यूक्रेन को दी जाने वाली सुरक्षा गारंटी अनिश्चित समय तक खुली पेशकश नहीं रहेगी, यानी कि
अमेरिका अपने हाथ कभी भी वापस खींच सकता है। अब इंटरनेशनल फोर्स, बहुराष्ट्रीय मल्टीनेशनल फोर्स की बात जो की जा रही है वो क्या है उसको समझते हैं। कई देशों की सेनाएं मिलकर एक संयुक्त सैन्य बल बनाती है, जैसे कि यूएन की पीस कीपिंग फोर्स है, उसमें दुनिया भर की कई देशों की सेनाएं मिलकर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पीस मेंटेन करने का काम करती है। यूएन पीस कीपिंग फोर्स में इंडियन आर्मी भी है। किसी देश या क्षेत्र में इसे तैनात किया जाता है। ये कोई एक देश की सेना नहीं होती, इसमें यूरोप के कई देश और अमेरिका के सहयोगी शामिल हो सकते हैं। ये नेटो से अलग भी हो सकती है, लेकिन नेटो देश इसमें शामिल हो सकते हैं, यानी नेटो सदस्य के बिना भी सुरक्षा देने की कोशिश की जा रही है। यह सिस्टम युद्ध विराम के उल्लंघन की निगरानी करेगा और भविष्य के हमलों की चेतावनी देगा। यूक्रेन की सेना शांति काल में 8 लाख सैनिकों को ही रख सकती है। पहले यह सीमा 6 लाख तक रखी गई थी, इसे बढ़ाया गया है और इसके साथ साथ सैन्य समर्थन भी मिलता रहेगा। जेलेंस्की ने अमेरिका की नई सुरक्षा गारंटी की तारीफ की है, लेकिन कहा है कि इलाकों को छोड़ने को लेकर सवाल और मतभेद अभी भी हैं। शांति समझौते पर जारी बातचीत से पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने संकेत दिए हैं कि अगर पश्चिमी देश मजबूत सुरक्षा की गारंटी दें तो यूक्रेन नेटो की सदस्यता की मांग छोड़ने पर विचार कर सकता है। जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन और अमेरिका शांति ढांचे से संबंधित 5 तक दस्तावेज तैयार कर रहे हैं, जिसमें कई सुरक्षा पर केंद्रित है। लेकिन रूस नहीं चाहता था कि यूक्रेन नेटो में शामिल हो। अमेरिका और कुछ यूरोपीय देशों ने यूक्रेन को नेटो सदस्य नहीं देना चाहा। ऐसे में वो इसके लिए तैयार हैं। हालांकि जेलेंस्की ने माना कि नेटो सदस्यता छोड़ना यूक्रेन की ओर से एक बड़ा समझौता है। अब इसके बदले में उन्हें अमेरिका और पश्चिमी देशों से वैसे ही कानून और सुरक्षा मजबूती गारंटी चाहिए जैसे कि नेटो देशों को मिलती है, यानी एक तरह से नॉन नेटो अलाई का दर्जा। इन नेटो में हैं भी और नहीं भी हैं तो भी सुरक्षा मिल रही है, होंगे भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो नाक इधर से पकड़ी चाहे इस तरह से घुमा के पकड़ना ना की है। तो जेलेंस्की ने एक तरह से गेम पलट दिया। जेलेंस्की ने साफ किया कि गारंटी सिर्फ बयानबाजी नहीं है, बल्कि कानूनी रूप से बाध्यकारी होनी चाहिए और इन्हें अमेरिकी संसद की मंजूरी मिलनी चाहिए। जेलेंस्की ने उम्मीद जताई कि जर्मनी के स्टटगार्ट में यूक्रेनी और अमेरिकी सैन्य अधिकारियों की बैठक के बाद इस पर ठोस प्रगति होगी। जेलेंस्की का कहना है कि सबसे न्यायसंगत विकल्प यही है कि हम जहां हैं वहीं रुक जाएं। मुझे पता है कि रूस इसे पसंद नहीं करेगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि अमेरिका इस मुद्दे पर हमारा समर्थन करे। अब आपको बता दें कि जेलेंस्की ऐसा फॉर्मूला क्यों चाहते हैं। यूक्रेन में इस फॉर्मूले को डालने का आखिर मकसद क्या है। सबसे पहले रूस के लिए डर का संदेश। यूक्रेन में इसे तैनात करने का मकसद है रूस से सुरक्षा, यानी कि जो पीस कीपिंग फोर्स की बात की जा रही है वो रूस को दोबारा हमला करने से रोकना और शांति समझौता जो होगा वो लागू रहे बिना किसी खतरे के। इससे रूस के लिए युद्ध शुरू करना काफी खतरनाक हो जाएगा। सिर्फ यूक्रेन से नहीं, उसके बाद उसे मल्टीनेशनल फोर्स से लड़ना पड़ेगा, बहुराष्ट्रीय फोर्स से लड़ना पड़ेगा। अगर रूस यूक्रेन के बीच सीजफायर या शांति समझौता होता है तो यह फोर्स युद्ध विराम की निगरानी करेगी, सीमाओं पर शांति बनाए रखेगी और दोनों पक्षों के बीच बफर जोन भी बनाए जाएंगे। यह फोर्स यूक्रेन की हवाई सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा और सीमाई सुरक्षा में भी मदद कर सकती है। यह फोर्स हमला करने के लिए नहीं बल्कि रक्षा और निगरानी करने के लिए बनाई जाएगी। यूक्रेन को राजनीतिक ताकत, यानी देश के अंदर जनता और सेना का मनोबल बढ़ेगा। रूस के साथ बातचीत में यूक्रेन की स्थिति मजबूत हो जाएगी। वैसे नेटो जैसा सुरक्षा मामला तो नहीं है, लेकिन कुछ मिलता जुलता है। अमेरिका चाहता है कि यूरोप इसका नेतृत्व करे। अमेरिका पीछे से हथियार, फंडिंग वगैरह दे, खुफिया जानकारी दे, एयर डिफेंस, लॉजिस्टिक सपोर्ट दे, ताकि अमेरिका और रूस आमने सामने ना हो, क्योंकि न तो अमेरिका और रूस को आमने सामने अफोर्ड कर सकता आज की तारीख में, और ना ही रूस चाहेगा कि अमेरिका इस जंग में डायरेक्ट अपने आर्मी के साथ कूद जाए, और ना ही रूस चाहेगा कि उसका अमेरिका के साथ कोई विवाद हो जाए। फिलहाल रूस इसके लिए तैयार नहीं है, लेकिन रूस ने यूक्रेन के नेटो की सदस्यता छोड़ने पर, या जो इच्छा उन्होंने दिखाई है उस पर सकारात्मक रुख दिखाया है, और रूस का कहना है कि यही युद्ध का मूल कारण था। साथ ही पूर्वी डोनबास इलाके में जमीन छोड़ने की बात पर भी विस्तृत चर्चा हुई है। जेलेंस्की ने यूक्रेन के डोनेस्क और लुहांस्क प्रांतों, यानी कि डोनबास से अपनी सेना को वापस बुलाने से फिलहाल इनकार किया है, लेकिन डोनबास के 90% इलाके पर रूसी सेना ने कब्जा कर लिया है, यह बात भी दावा किया जा रहा है। जेलेंस्की मौजूदा कब्जे वाली स्थितियों पर समझौता करने पर सहमत नजर आ रहा है। ऐसे में जेलेंस्की की बात मानने को रूस तैयार हो सकता है।
अभी यूक्रेन के इलाकों पर कोई समझौता नहीं हुआ है और रूस की तरफ से नई प्रस्तावों और कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। बातचीत जारी है। अमेरिकी अधिकारी कह रहे हैं कि सुरक्षा गारंटी की पेशकश हमेशा नहीं रहेगी। जर्मन चांसलर फ्रीडरिच मर्ज ने ट्रंप की हालिया बातचीत को असली शांति प्रक्रिया की संभावना बताया है और अमेरिकी सुरक्षा गारंटी को इंपॉर्टेंट पॉइंट माना है। जेलेंस्की ने चेतावनी दी है कि अगर पुतिन कूटनीतिक प्रयासों को ठुकरा देते हैं तो यूक्रेन को उम्मीद है कि पश्चिमी देशों द्वारा मॉस्को पर दबाव बढ़ेगा, जिसमें कड़े प्रतिबंध और रक्षा के लिए अतिरिक्त सैन्य सहायता शामिल होगी। उन्होंने कहा कि अगर कूटनीति विफल हो जाती है तो कीव बेहतर वायु रक्षा प्रणाली और लंबी दूरी के हथियारों की मांग करेगा। बर्लिन में रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाने के लिए वार्ता तब हुई है जब इसी हफ्ते यूरोपीय संघ के 27 देशों के नेता ब्रुसेल्स में रूस की फ्रीज की हुई 250 अरब डॉलर की संपत्ति की गारंटी से यूक्रेन को कर्ज देने पर निर्णय लेने जा रहे हैं। ये कर्ज यूरोपीय देशों के बैंक देंगे, जिसके बाद यूक्रेन की स्थिति मजबूत हो सकती है। लेकिन रूस चाहेगा कि इससे पहले कि मीटिंग हो और ये उनकी संपत्ति फ्रीज करके उसको लिक्विफाई करें और वो पैसा यूक्रेन को बांटे, उससे पहले कुछ बात बन जाए और वो पैसा बचा लिया जाए। यानी कि एक तरह से ये भी प्रेशर पॉलिटिक्स है, प्रेशर टैक्टिक्स है, जैसा कि हमने टैरिफ के मामले में देखा या बाकी चीज़ों में अमेरिका वेस्ट के कंडीशन हमने देखे हैं। चलिए इस पर हमारी नजर आएगी। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड नाउ में आपको लिए चलते हैं एक बहुत दिलचस्प खबर की तरफ। अगर आपको लगता है कि आप दिल्ली एनसीआर में रह रहे हैं, आपको बहुत कड़ाके की ठंड लग रही है, और उत्तर भारत में रह रहे हैं आपको कड़ाके की ठंड लग रही है, या मध्य भारत में रह रहे हैं आपको कड़ाके की ठंड लग रही है, तो आपको इस खबर को जरूर देखना चाहिए। ये जो शहर है, जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, जरा इस तस्वीर को फुल स्क्रीन देखिए, जहां तापमान -50, -60 और -70 डिग्री तक होती है। फिर मैं आपको इस शहर के बारे में पूरी कहानी बताऊंगा। रूस का एक ऐसा शहर जहां -70 डिग्री ठंड पड़ती है, -11-12 डिग्री ही कहीं तापमान पहुंच जाए तो हालात खराब हो जाने लगते हैं। नॉर्थ इंडिया में तो 1-2 डिग्री में ही लोग परेशान हो जाते हैं, यहां तक कि पानी की पाइपलाइनें जमने लग जाती हैं। लेकिन जरा सोचिए, जहां पारा -50 रहता हो, -60 रहता हो, वहां स्थिति क्या रहेगी। दुनिया की सबसे ठंडी रहने की हैबिटेट जगह का नाम है, जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। तापमान -40, -50, -60 तक जाता है। बाहर निकलते ही खून जम जाने का खतरा रहता है। ये समझिए कि पानी हवा में उछालने पर वो जमीन पर गिरने से पहले बर्फ बन जाता है। ये कहानी सिर्फ ठंड की नहीं है, बल्कि इंसान के अदम्य साहस की है, उसके जज्बे की है, उसके जुझारूपन की है। इस जगह पर रहने वाले लोगों को न केवल इस कठोर मौसम का सामना करना पड़ता है, बल्कि बर्फ के बीच लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी भी काफी हैरान करती है। दरअसल ये जगह है रूस में, रूस के सुदूर पूर्व स्थित साइबेरिया का इलाका, नाम है याकुत्स्क। रूस की राजधानी मॉस्को से महज 5000 किलोमीटर दूर और ईस्ट में है। ये महज कहने का मतलब था 5000 का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। याकुत्स्क यानी दुनिया का सबसे ठंडा इंसानी इलाका। यहां इन दिनों तापमान -47, -50 डिग्री के आसपास है। सर्दियों में -60 डिग्री तक चला जाता है, कभी कभी इससे भी नीचे। जनवरी 2023 में यहां का तापमान -62 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था। आबादी 3,60,000 के करीब है। इसके अलावा यहाँ की सर्दियाँ इतनी लंबी होती हैं कि 9 महीने तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ रहती है। ज़रा सोचिए कि यहाँ कार जो है वो स्टार्ट करना भी एक बहुत बड़ा टास्क है। इसके लिए या तो गाड़ी को गर्म गराज में रखा जाता है, या गाड़ी बंद ही नहीं करना होता है, इंजन लगातार चालू रखना पड़ता है। अक्टूबर से अप्रैल तक 7 महीने सर्दियों में मुश्किल बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन जिंदगी के रंग उमंग में कोई कमी नहीं होती। सर्दियों में यहाँ के लोग खास तरह के इंसुलेटेड कपड़े पहनते हैं, हिरन की खाल से बने जूते, फर के लंबे कोट और स्कार्फ बांधते हैं। सर्दी चरम पर होती है, लेकिन बाजार बंद नहीं होते। नए साल के लोग अपनों के लिए अब गिफ्ट खरीदते दिखेंगे, दोस्तों रिश्तेदार से मिलने जुलने का प्लान बनाएंगे। इन दिनों बर्फ इतनी कठोर होती है कि ड्रिल मशीन से काटना भी मुश्किल होता है। सर्दी -40 डिग्री से नीचे जैसे ही जाने लगती है, स्कूलों में छुट्टियों की घोषणा कर दी जाती है और अभी स्कूल बंद कर दिए गए। लेकिन कई बार ये दौर कई महीनों तक खिंच जाता है। पीने के पानी के लिए जमी हुई बर्फ की सिल्लियाँ मिलती हैं, जिन्हें गर्म करके पानी में बदला जाता है, तब उस पानी को इस्तेमाल किया जाता है।
माइनस तापमान में महज 10 मिनट बाहर रहने पर थकान लगती है। 20 मिनट में चेहरा और उंगलियां अगर खुले हैं तो सुन्न पड़ने लगते हैं। इसलिए किसी भी हाल में लोग आधे घंटे से ज्यादा बाहर नहीं रुकते। याकुत्स्क शहर को 1632 में बसाया गया था। इसे 1643 में आधिकारिक तौर पर शहर का दर्जा मिला। ये शहर परमाफ्रॉस्ट यानी कि जमी हुई जमीन पर बसा है। याकुत्स्क की एक और खास बात है, इसके तापमान में अंतर भी है। सर्दियों में यहां का तापमान -60 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, वहीं गर्मियों में तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। मतलब तापमान में 90 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का फर्क हो जाता है। साइबेरिया की सर्दियां बुजुर्गों के लिए बहुत खतरनाक मानी जाती हैं, क्योंकि रास्तों पर बर्फ जमी होती है। फिसलन की वजह से बुजुर्गों के गिरने का डर रहता है। हड्डियों के टूटने के कई मामले सामने आते हैं। अभी क्रिसमस के बाद नए साल की जश्न की तैयारी यहां चल रही है और ये रूस का सबसे बड़ा त्यौहार है। लोग एक दूसरे के लिए गिफ्ट खरीद रहे हैं, सेलिब्रेशन की योजनाएं चल रही हैं। बर्फीली सदियों का इस जश्न पर कोई असर नहीं होता है। जहां पर हर साल ऐसे ही सर्दियों में क्रिसमस और नए साल का जश्न मनाया जाता है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। वर्ल्ड नाउ में अगली खबर की बात करते हैं। ब्राजील, जहां पर प्रोटेस्ट की तस्वीर देखने को आई, लेकिन अब आपको फुल स्क्रीन दिखाते हैं याकुत्स्क शहर की कुछ शानदार तस्वीरें, जिससे आपका भी मन करेगा कि आप भी रूस के सुदूर पूर्व में बसे इस शहर को एक बार कम से कम घूमकर जरूर आएं। ये मन मोह लेने वाली तस्वीरें रूस के याकुत्स्क शहर की हैं, जहां पर बर्फ सब कुछ जमा देती है, लेकिन जिंदगी अपनी रफ्तार से चलती रहती है। हंगरी से खबर है। हंगरी में चाइल्ड अब्यूज स्कैंडल यानी कि बाल यौन शोषण कांड को लेकर सियासी भूचाल आ गया है। राजधानी बुडापेस्ट समेत कई शहरों में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं और प्रधानमंत्री विक्टर ओर्बान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में कड़ाके की ठंड के बावजूद सैकड़ों लोग हाथ में मोमबत्ती लेकर सड़क पर उतरे हुए हैं। तख्तियां, टेडी बेयर, जलती मशालें, प्रदर्शनकारी बच्चों के यौन शोषण के खिलाफ आवाज बुलंद करते नजर आए। ये प्रदर्शन कई साल पहले सामने आए एक शोषण के मामले में पीड़ितों के समर्थन में किया गया। क्या है ये मामला? ये मामला सितंबर 2025 में सामने आई जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर्स में बच्चों के साथ दुर्व्यवहार के आरोप का। बुडापेस्ट के एक जुवेनाइल सुधार गृह में सीसीटीवी फुटेज लीक हो गई, जिसमें तत्कालीन डायरेक्टर को एक बच्चे के सिर पर लात मारते देखा गया। इसके अलावा कर्मचारी द्वारा बच्चों के सिर पर विंडो हैंडल से मारने जैसे गंभीर आरोप भी लगे हैं। ये मामला 2024 के चाइल्ड अब्यूज स्कैंडल से जुड़ा हुआ है। लेकिन कड़ाके की ठंड के बावजूद प्रदर्शनकारी बुडापेस्ट में डटे हुए हैं। सड़क पर भयंकर विरोध चल रहा है। जरा फुल स्क्रीन तस्वीर आप देखिए कि किस तरह से लोग भीड़ में प्रोटेस्ट करने के लिए पहुंचे हैं। भीड़ के आगे एक बड़ा बैनर था जिस पर लिखा था बच्चों की रक्षा करें। प्रदर्शनकारी हाथों में टेडी बियर लेकर चल रहे थे, जो मासूमियत और खोए हुए बचपन का प्रतीक बन गया। कई लोगों के हाथों में जलती मशालें थी, जो इंसाफ की उम्मीद और गुस्से को दर्शा रही थी। हंगरी में बाल यौन शोषण से जुड़े एक हाई प्रोफाइल मामले के बाद जनता का आक्रोश बढ़ रहा है। हजारों प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर मार्च निकालते हुए प्रधानमंत्री विक्टर ओर्बान से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पद छोड़ने की मांग करती है, इस्तीफा देने की मांग करती है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सरकार ने इस मामले में दोषियों को बचाने की कोशिश की है और पीड़ितों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। यही वजह है कि आम नागरिकों के साथ साथ सोशल वर्कर और मानवाधिकार संगठन भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हो गए हैं। वहीं सरकार की ओर से कहा गया है कि कानून अपना काम कर रहा है और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि विपक्ष का कहना है कि मामला सीधे तौर पर सत्ता की जवाबदेही से जुड़ा हुआ है, जिसमें लापरवाही बरती जा रही है। हंगरी में कब कब वहां की सरकार के विरोध में प्रदर्शन हुआ है, ये भी देख लेते हैं। 26 फरवरी का मामला है। विपक्षी दलों के नेताओं ने बुडापेस्ट के संसद के सामने प्रदर्शन किया था। 6 अप्रैल 2024 का मामला है। लगभग 1 लाख से अधिक लोग बुडापेस्ट में भारी विरोध प्रदर्शन करने के लिए जुटे थे। 2024 के सबसे बड़े विरोध प्रदर्शन में से इसे एक माना गया। मई 5, 2024 डेब्रेसेन में हजारों लोगों का प्रदर्शन सामने आया ओर्बान की पार्टी के गढ़ में। मार्च 15, 2025 बुडापेस्ट में राष्ट्रीय दिवस पर 10,000 लोग शामिल हुए। टिज्जा पार्टी के समर्थन में ओर्बान के खिलाफ प्रदर्शन देखा गया। दिसंबर 13, 2025 बुडापेस्ट में 10,000 लोगों का प्रदर्शन देखने को मिला। राज्य संचालित बाल सुधार गृहों में
दुर्व्यवहार के आरोप के खिलाफ यह प्रदर्शन हुआ और ओरबन के खिलाफ लोग सड़क पर उतरे और ओरबन सरकार के इस्तीफे की मांग करने लगे। राजनीतिक जानकारों की माने तो यह प्रदर्शन ओरबन सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है, खासकर ऐसे समय में जब पहले से ही सरकार पर लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करने के आरोप लगते रहे। फिलहाल यहां की स्थिति पर और यहां के हालात पर पूरी दुनिया की नजर है कि क्या लोगों के प्रदर्शन और दबाव के आगे हंगरी सरकार कोई कड़ा एक्शन लेती है या फिर विरोध प्रदर्शन और ज्यादा तेज होने वाला है। वर्ल्ड नाउ में फिलहाल इतना ही आज के लिए, लेकिन बारी है इंडिया डेली क्विज कॉन्टेस्ट की। हमारा आज का सवाल है, इथियोपिया किस महाद्वीप में आता है? सही जवाब भेजिए ऑप्शन ए अफ्रीका, ऑप्शन बी एशिया। सही जवाब भेजिए 72407 72407 पर। लकी विजेता को मिलेगा शानदार इनाम। अब आपको बताते हैं कल के विनर का नाम। कल के विनर का नाम है भोपे LB, नांदेड़ महाराष्ट्र से। भोपे जी आपको बहुत बहुत बधाई। जल्दी आपको इंडिया डेली की तरफ से दिया जाएगा एक शानदार तोहफा। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली देखिए अपने स्मार्ट टीवी पर लाइव और लगातार 24/7, और साथ ही साथ अपने स्मार्ट प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हैं लगातार।